नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत को क्रूड ऑयल की कितनी आवश्यकता है। 85 से 90% हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होकर आता है। तो ज़रूरी हो जाता है कि सस्ते दाम पर और रिलायबल पार्टनर हमें मिले जो कि लगातार क्रूड ऑयल की सप्लाई करता रहे। ऐसा नहीं कि वॉर हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और इसी को देखते हुए मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही चौंकाने वाला नाम सामने आया है, क्योंकि यहां पर यूएस और सऊदी को पीछे करते हुए वेनेजुएला भारत का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है। क्योंकि वेनेजुएला को लेकर भी पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए हैं। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वेनेजुएला का ऑयल भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और ये भारत कैसे फ़ायदा उठा रहा है, उसका वो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि वेनेजुएला ने सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स को दोनों को पीछे कर दिया है। और ये आप जानते ही हो, वेनेजुएला की जब हम बात करते हैं तो ये साउथ अमेरिका में आपको ये कंट्री देखने को मिलेगा जो कि ब्राज़ील के साथ भी बॉर्डर है, कोलंबिया के साथ बॉर्डर है, कैरेबियन सी के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलता है। एंड इट हैज़ बिकम इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। मतलब सबसे ज़्यादा तो ऑयल हम रशिया से मंगाते हैं, उसके बाद यूएई और तीसरे नंबर पर वेनेजुएला हो गया है। ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो सऊदी अरब से बहुत सारा ऑयल आता था, लेकिन सऊदी अरब लगातार पीछे होता जा रहा है। एंड ये तब हुआ है, मैं आपको बता दूं, जब भारत के जो रिफाइनर्स हैं उन्होंने सस्ते दाम पर वेनेजुएलन हैवी क्रूड ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेनेजुएला का जो ऑयल है हर एक देश नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसका जो ऑयल होता है वो हैवी क्रूड होता है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मई के महीने में हमने जितने भी देशों से ऑयल खरीदा उसमें वेनेजुएला थर्ड नंबर पर आ गया है। और यहाँ पर कौन खरीद रहा है भारत में? एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनका जो जामगर रिफाइनरी है वो काफ़ी सूटेबल है। इसके अलावा भारत के जो स्टेट रिफाइनर्स हैं, आईओसी हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, डीपीपीसीएल हो गया, और भी कई प्राइवेट रिफाइनर्स नाराय जैसे, वो आपका यहाँ पर हैवी क्रूड ऑयल को खरीद रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ये हिस्टोरिकली इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे, भारत का जो ऑयल इंपोर्ट होता था वो ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज से होता था। इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, यहाँ पर आप देख सकते हो, इन ज़्यादातर कंट्रीज से आपको देखने को मिलता था। और कई दशकों से जो वेस्ट एशिया है वो डोमिनेट करता था। इसका कारण भी है। एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जियोग्राफिकली अगर आप देखिए तो ये भारत के काफ़ी नज़दीक है। बहुत कम समय में जो क्रूड ऑयल है वो आसानी से भारत की तरफ आ जाता है। इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम लगती है। लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो रखा था, और जो रिफाइनरीज है हमारे यहाँ पर वो भी कम कंपेटेबल है उसके क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए। लेकिन अब रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो रशिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, इस तरह के देशों से हमने क्रूड ऑयल खरीदना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। मतलब भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी में एक मेजर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ये साफ पता चलता है। अब क्वेश्चन ये है, इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहला, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्राइसिस। क्योंकि हुआ क्या है कि मैंने आपको पहले ही बोला था स्टार्टिंग में, हमारे लिए ऑयल के प्राइस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऑयल की सप्लाई लगातार होती रहे। जैसे मान लीजिए, अगर मैं कहता हूं कि क्रूड ऑयल $50 पर बैरल का हो भी जाए, लेकिन अगर आपको उसकी सप्लाई नहीं मिलेगी, भारत में क्रूड ऑयल पहुंचेगा ही नहीं, तो आप करोगे क्या? तो रिसेंटली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर यही प्रॉब्लम हो रही थी कि जो हमें मिलना चाहिए था ऑयल, वो आ नहीं पा रहा था। स्पेशली एलपीजी वगैरह को लेकर कितनी बड़ी क्राइसिस आ गई थी। तो यहाँ पर भारत काफ़ी वल्नरेबल है। 85 to 90% हम इंपोर्ट करते हैं। तो भारत के जो रिफाइनर्स हैं उन्होंने तुरंत अपनी जो सप्लाई है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। और भारत को ऑल्टरनेटिव ऑयल सोर्सेस की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हॉर्मुज़ में खतरा बढ़ने से इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ना, ये सब कुछ बढ़ जाता है। और क्रूड ऑयल के दाम जिस तरह से आसमान छू रहे थे, 110 वगैरह, इसकी वजह से पूरे इकोनॉमी के ऊपर असर आ रहा है।
अभी अभी तो बढ़ना स्टार्ट हुआ है। अभी जो पेट्रोल डीजल के दाम आप देख रहे हो, अभी ये कितना बढ़ेगा आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे। क्योंकि अगर ये क्रूड ऑयल का दाम $100 के ऊपर बना रहा तो डेफिनेटली अगले आने वाले 2-3 महीने में भारत के अंदर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस 25 रुपए तक बढ़ सकते हैं। ये आपको मान के चलना है। एंड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत को चीपर क्रूड चाहिए, नॉन गल्फ सप्लायर चाहिए। इसीलिए हम ऑल्टरनेटिव सोर्स की तरफ तलाश कर रहे थे। तो यहाँ पर वेनेजुएला जो है, इट बिकम वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेनेजुएला भारत के लिए क्यों इतना अच्छा ऑप्शन बन गया। क्योंकि वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल होता है वो हैवी होता है और सस्ता होता है। वेनेजुएला अगर आप देखोगे, इट मेनली प्रोड्यूसेस हैवी क्रूड, एक्स्ट्रा हैवी क्रूड एंड सॉर क्रूड। इसको मतलब समझिए क्या होता है कि जब मैं कहता हूं कि लाइट क्रूड और हैवी क्रूड, जैसे ब्रांड क्रूड के बारे में आपने सुना होगा, तो वो लाइट क्रूड होता है। उसको रिफाइन करना आसान होता है ज़्यादा, लेकिन एक्सपेंसिव होता है। तो इससे होता क्या है कि दुनिया भर के ज़्यादातर जो रिफाइनर्स हैं वो इसी के लिए बने हुए हैं। तो वो लोग लाइट क्रूड खरीदना चाहते हैं। लेकिन वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो हैवी क्रूड ऑयल है। वो थिक होता है, डेंस होता है, लेकिन सस्ता होता है। अब भारत में क्या है, हमारे यहाँ पर जो रिफाइनर्स हैं वो आसानी से, स्पेशली जामगर की जो रिफाइनरी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, कई सारे जो रिफाइनर्स हैं जैसे IOC, BPPCL, उनके पास ऐसे रिफाइनरीज हैं जो हैवी क्रूड को प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हम कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम सस्ते दाम पर वेनेजुएला का ऑयल खरीदें। तो यही हो जाता है। इसी की वजह से हम वेनेजुएला का खरीद रहे हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला वेनेजुएला का क्रूड ऑयल आपका सौर क्रूड होता है। सौर क्रूड का मतलब इसमें सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा हाई होती है, तो इसीलिए उसको रिफाइन करना वगैरह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आई होप आप समझ रहे होंगे कि वेनेजुएला का ऑयल भारत के लिए क्यों अट्रैक्टिव हो गया। अच्छा, इसमें रिलायंस को काफ़ी बेनिफिट होगा। मैंने आपको बताया ना, जामनगर की रिफाइनरी, इट इज़ अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर लो क्वालिटी क्रूड, हैवी क्रूड, हाई सल्फर क्रूड सबको प्रोसेस किया जा सकता है इनू पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, पेट्रोल केमिकल में। उसकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई है। इसी की वजह से रिलायंस बढ़ चढ़कर वेनेजुएला का जो ऑयल है वो सस्ते में खरीद रहा है इंटरनेशनल मार्केट से, और यहाँ पर उसको आसानी से रिफाइन करता है ताकि उसको मार्जिन अच्छा मिल सके। अच्छा, यहाँ पर अगेन आप देखोगे वेनेजुएला के बारे में, क्योंकि वेनेजुएला की हालत वो थी नहीं। अभी अगर आप 6 महीने पहले बात करें तो वेनेजुएला का ऑयल भारत खरीद नहीं सकता था। मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूँ। पिछले कई वर्षों से अगर आप देखोगे, वेनेजुएला का जो ऑयल सेक्टर है वो कोलैप्स हो गया, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया था मैड्यूरो की वजह से। पॉलिटिकल इनसे चल रही थी, करप्शन चल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहे थे, और वहाँ की जो स्टेट रन रिफाइनरी है PDVSA, वहाँ पर काफ़ी मिसमैनेजमेंट था। तो PDVSA बेसिकली स्टेट ऑयल कंपनी है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल इंडस्ट्रीज को मैनेज करती थी एक समय। लेकिन पिछले 1 दशक में हुआ क्या कि वहाँ पर प्रोडक्शन रुक गया, एक्सपोर्ट कोलैप्स हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो छोड़कर जाने लगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व, प्रूवन ऑयल रिजर्व, वो आपको वेनेजुएला में ही मिलेगा। बताया जाता है कि लगभग 300 बिलियन बैरल्स वहाँ पर मौजूद है। मतलब अल्ट्रा हैवी क्रूड वाला इतना सारा रिजर्व मिलेगा। सो डिस्पाइट इकोनॉमिक कोलैप्स, वेनेजुएला आज के डेट में भी काफ़ी बड़ा जॉइंट है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व। अब क्वेश्चन ये है कि फिर 2026 में क्या बदल गया। कई सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए। आप सब जानते हो कि एक तो सबसे पहले ट्रंप ने अपने मिलिट्री को भेजा वेनेजुएला में, और उनके जो प्रेसिडेंट हैं मैड्यूरो, उनको किडनैप कर लिया। लिटरली इट वॉज अ किडनैप। ऑल्दो यहाँ पर कुछ भी बोलते रहे अमेरिका कि ये होने वाला था, वो कर रहे थे, ड्रग्स का हवाला दे रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली ये क्लियर कट किडनैप है और कोई कुछ कर नहीं पाया। तो मैड्यूरो को यहाँ पर ले आया गया और यूएस ने अपना जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना दिया। इंटरनेशनल ट्रेडिंग फर्म्स वापस आने लग गई, सप्लाई एग्रीमेंट एक्सपेंड हो गया, और भारत जैसे जो बायर्स हैं
वो यहाँ पर इंपोर्ट करने लगे। इसका नतीजा ये निकला कि वेनेजुएला का जो एक्सपोर्ट है 2018 के बाद से हाईएस्ट लेवल पर चला गया। और मैं आपको बता दूं, भारत जो है रफली 37,000 बैरल्स पर डे ये वेनेजुएला से मंगा रहा है। रिसेंटली अगर आप आंकड़ा देखोगे तो 37,000 बैरल्स पर डे हम यहाँ पर मंगा रहे हैं। अब ये जो भी कुछ हो रहा है, इससे आपको समझ में आएगा भारत का जो अप्रोच है वो काफ़ी प्रैग्मैटिक है। मतलब कि हमने ये क्लियर कट कह दिया है कि हम उससे ऑल खरीदेंगे जहां पर कमर्शियली भारत को बेनिफिशियल होगा, स्ट्रेटेजिकली सेफ होगा। मतलब भारत अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो कुछ इस प्रकार से रख रहा है। मल्टी सोर्स प्रोक्योरमेंट हम अलग अलग देशों से मंगा रहे हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट से मंगा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग रख रहे हैं। मतलब भारत रशिया से भी खरीद रहा है, यूएई से भी खरीद रहा है, सऊदी से भी खरीद रहा है, यूएस, ब्राज़ील, वेनेजुएला सब किसी से खरीद रहा है। कहने का बेसिक मतलब यह है कि भारत उनसे ऑयल खरीदेगा जहां पर हमें सस्ता मिलेगा। वो पहले वाली बात नहीं रही कि पहले हम उनसे लेते थे, सऊदी से लेते थे तो वही खरीदते रहेंगे। जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग कुछ नहीं, भारत ने ये क्लियर कट कह दिया है। और रशिया का तो आपने देखा ही है कि पूरे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका ने कितना दबाव लगाया भारत के ऊपर 2022 से। उसके बावजूद भी हमने कम नहीं किया। और आज के डेट में भी आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ऑयल हम रशिया से खरीद रहे हैं। भले ही ट्रंप बीच बीच में बोलते रहते हैं कि भारत ने बंद कर दिया है, भारत अब ऑयल नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर हमें वहां से सस्ता मिल रहा है तो क्यों नहीं हम खरीद सकते। लेकिन हाँ, अभी भी उसमें ओवर डिपेंडेंस हम नहीं रह सकते रशिया के ऊपर भी, क्योंकि उसको लेकर भी एक अलग जियोपॉलिटिक्स चल रही है। ट्रंप और अमेरिका का क्या मूड बन जाए आप कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, जहां तक सवाल है कि सऊदी अरब क्यों अपना ग्राउंड लूज कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो सऊदी अरब से हम काफ़ी ऑयल खरीदते थे। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा ओपेक प्लस प्रोडक्शन कट किया गया है और उसमें सऊदी अरब का काफ़ी बड़ा रोल होता है। और ओपेक तो क्या है, काफ़ी मतलब दादागिरी जैसा कर रहा था कि हम ऐसा कभी भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इससे कुछ कंट्रीज नाक थे। और रिसेंटली आपने देखा भी होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने एक बड़ा झटका दिया ओपेक से, वो बाहर हो चुका है। यूएई का ये कहना है कि भाई देखो, हमारे पास कैपेसिटी है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो अगर हम यहाँ पर ऑयल की प्रोडक्शन कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे। रहेंगे तो यूएई तो ओपेक से बाहर यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या हुआ है कि इंस्टेबिलिटी वगैरह थोड़ा सा बढ़ गया था। फिर रशिया और वेनेजुएला का क्रूड हमें सस्ता पड़ रहा था। इंडियन रिफाइनर्स जो है वो डिस्काउंट में खरीद रहे थे। इसी की वजह से, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से, रिफाइनरीज रिफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमने सऊदी से ऑयल खरीदना थोड़ा सा कम कर दिया और रशिया से, वेनेजुएला से अब हम ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा